बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज प्रोडक्शन यूएसए और शिकागो डाउनटाउन से मैं हूं जब्बार में। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू पिछले प्रोग्राम का तसलसल है, जिसमें हमने नाक़िस निज़ाम तालीम और इम्तिहानात में नक़ल करने की आज़ादी के हवाले से बात की थी। ये सिलसिला सिर्फ तालीम तक ही नहीं रहा है, बल्कि इसकी लपेट में अब हमारे बच्चे मनशियात की लत में लगाए जा रहे हैं और मनशियात का कारोबार अब तालीमी इदारों में दाखिल कर दिया गया है, जो पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले रहा है। मनशियात के सौदागर ये देखकर मनशियात नहीं बेचते कि ये उर्दू बोलने वाला है या पंजाबी बलूची या सिंधी है, और यही लोग होते हैं जो माशरे में अपने मफाद की खातिर माशरे को ज़बान और कौमियत की बुनियाद पर तकसीम करते हैं और आपस में लड़ाते हैं और अपने मकरू मकासद हासिल करते हैं। शहर कराची में वालिदैन सख्त ज़हनी दबाव का शिकार हैं कि वो अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल या कॉलेज भेजते हुए ये भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची कहीं नशे की लत में न गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि दरसगाहों में मनशियात के कारिंदे बच्चों को इस काम में लगा देते हैं और ये अपना मनशियात का धंधा इन बच्चों के ज़रिए चलाते हैं। ये काम अमेरिका में भी उन स्कूलों में इसी तरह होते हैं जो लो वेजेस इलाकों में रहने वालों के होते हैं, और चूंकि कम उम्र बच्चों पर कानून उतना सख्त नहीं होता और ये इससे फ़ायदा उठाते हैं। कराची में ये काम अफ़गानियों ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से फैला दिया है, जहां वो अपने कारिंदों को पुलिस से महफूज करने के लिए थानों को ही ख़रीद लेते हैं। हमारे नासमझ दोस्त अक्सर ये कहते सुनाई देते हैं कि ये काम पठान करते हैं, और उसकी वजह अफ़गानी और पठान में इनका फ़र्क महसूस न करना होता है। इसी साल मैंने कराची के 9 मकामात पर जाकर शलवार कमीज़ और चप्पल पहनकर नशा करने वालों के साथ हर जगह 20 से 25-25 मिनट लगाए, और अंदाज़ा हुआ कि ये हर ज़बान बोलने वालों का वो हजूम है जो झूठ नहीं बोलते और बारी बारी अपने हिस्से की कश लेते हैं, जिसे ये खींचना कहते हैं। थोड़ी देर के लिए ये भी मान लें कि ये काम पठान भाई ही करते हैं, मगर क्या सारे पठान ये काम कर रहे हैं? बल्कि मैंने उन नशा करने वाली जगहों पर पठान बच्चों की तादाद ज़्यादा दिखी। मुझे अच्छी तरह याद है 1960 में हम ब्रिक कॉलोनी नंबर 3 में रहते थे। वहाँ हमारा एक रिश्तेदार, जिसका नाम अलाउद्दीन था मगर उसे कल्लू भाई कहते थे, बड़े पैमाने पर यह काम करता था। तो क्या हम इसका दोष अपने तमाम रिश्तेदारों पर डाल दें? आज पूरे कराची शहर में रहने वाले अपने बच्चों की खातिर परेशान हैं, और आप कराची से किसी को बेदखल तो कर नहीं सकते, तो क्यों ना मुत्तहिद होकर इसके खिलाफ कदम उठाएं। आज कराची शहर में हुजूम की शक्ल में नशा करने वाले नौजवान लड़के नज़र आते हैं। ये मसला कराची में रहने वाले हर शहरी का मुश्तरका मसला बन चुका है। इसका मुकाबला सिर्फ हर शहरी के ताउन से ही मुमकिन है। दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम इस तस्वीर की तरह ज़मीन पर हर शख्स का जिस्म से आखिरी खतरा तक निचोड़ रहा है। जैसे इस कार्टून से जाहिर है, इसके लिए इस निज़ाम के बनाने वालों ने पूरी दुनिया के ममालिक के निज़ाम को बिगाड़ दिया है, ताकि अदल व इंसाफ मिट जाए और वो इस दुनिया के इंसानों को ताकत के ज़रिए ग़ुलाम बनाकर कंट्रोल करें। जैसे ये बूढ़ा साइकिल चलाने पर मजबूर है। पूरी दुनिया के ममालिक में मुआशरों को बिगाड़ने के लिए मनशियात भी सरमायादाराना निज़ाम का एक ख़तरनाक हथियार है, जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में सियासी निज़ाम को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में निज़ाम तालीम को इस तरह बिगाड़ा गया है कि दरसगाहों से रोशनी फैलाने वाले नापैद हों, और हर वो इदारा जिसके पास ताकत या बंदूक होती है सब इनके हुक्म से चलते हों। इन इदारों में बग़ैर मेरिट के अपने नाअहल अफराद को दाखिल करके और इनके ज़रिए रिश्वत के निज़ाम से अपने मज़मूम अज़ाइम पूरे किए जा सकें। किसी वक्त गांव का वडेरा अपने इलाके में तालीम हासिल नहीं करने देता था। इसी तरह आज ताकतवर ममालिक, जिन्हें G20 कहते हैं, ये एक वडेरे की ही मानिंद है। ये सब पसमानदा ममालिक में तरक्की नहीं होने देना चाहते और हर उस लीडर के जानी दुश्मन होते हैं जो किसी भी कौम को तरक्की की तरफ ले जाना चाहता हो। ये दरअसल दुनिया में 2 निज़ामों की जंग है,
انسان کی سب سے بڑی کمزوری دولت جمع کرنا ہے، اور انسان کی اس کمزوری کے ذریعے طاقتور ممالک اس دنیا کو اس کا مریض بنا کر معاشروں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ایوانوں میں سرمایہ دارانہ نظام کے حامی نمائندوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ امریکہ کے شہر شکاگو کی مثال اگر آپ کے سامنے رکھی جائے تو اس کے وہ علاقے جو پسماندہ یا لو لائف ہیں، جیسے شکاگو کے ساؤتھ کا علاقہ، وہاں منشیات کا استعمال عام ہے، اور ان علاقوں کے در و دیوار بھیانک منظر پیش کرتے نظر آتے ہیں، جہاں دن میں بھی جاتے ہوئے خوف آتا ہے، اور وہاں کے عوامی نمائندے بھی ان کی زندگی بہتر نہیں کر سکتے، چونکہ وہ پیسے کے لالچ کی وجہ سے خود خراب ہوتے ہیں۔ امریکہ میں یہ بات مشہور ہے کہ انہیں لالچ دے کر آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ اسی علاقے اور اسی کمیونٹی سے امریکہ کے صدر باراک اوباما کا تعلق رہا ہے، جبکہ وہ زبردست لیڈر تھا، مگر سرمایہ دارانہ نظام کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ دنیا غلامانہ دور کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے اور نظام عدل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے اقوام متحدہ امیر کی لونڈی نظر آتی ہے، پاکستان میں پورا نظام سرمایہ دار کا غلام ہے، اور یہ سرمایہ دار دیکھتے دیکھتے کرپشن کے ذریعے پاکستان کے رئیس اور امیر ترین لوگ بنے ہیں۔ کسی زمانے میں جب امریکہ میں افریقن امریکن یا کالے بھائیوں کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا، یا اسلام سے پہلے عرب کے دور جاہلیت میں جب غلام بکتے تھے، تو عرب میں یہ نظام عقائد و جہاں کی کوششوں سے ختم ہوا تھا، اور اسی طرح امریکہ میں بھی ابراہم لنکن اور مارٹن لوتھر کنگ وغیرہ کی کوششوں سے اس نظام کا خاتمہ ہوا تھا۔ آج ان دونوں ہستیوں کی آخری آرام گاہوں پر ہزاروں انسان ادب سے حاضری دیتے ہیں۔ جی ہاں، ڈی سی واشنگٹن میں بھی ابراہم لنکن کی یادگاری جگہ یا اس کے مانیومنٹ پر لوگ آتے ہیں، اور ادب و احترام کی وجہ سے اونچی آواز میں یہاں بات کرنا منع ہے، اور اس کے اطلاق کے لیے وہاں سیکیورٹی گارڈ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا مقصد محض یہ بتانا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے بہت سے ہتھیار ہیں جنہیں یہ نظام استعمال کرتا اور پھر دنیا کے نظام کو بگاڑتا ہے، جو بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن اگر کسی کو نظر آ جائیں تو یہ نظام انہیں راستے سے ہٹا دیتا ہے، جیسے پوری دنیا کے لیڈر اس کا نشانہ بنتے رہے ہیں، یا انہیں ایسے تقسیم کر دیتا ہے جیسے ماضی میں جماعت اسلامی کا نام لے کر اس پر امریکہ کا لیبل لگا دیا جاتا تھا۔ آج کسی بھی درست سمت کی سیاست کرنے والوں پر کوئی لیبل لگا کر انہیں کمزور کر دیا جاتا یا بانٹ دیا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام میں اس نظام کے روکنے کے لیے یا اس کی راہ میں دیوار کھڑی کرنے کے لیے کچھ تجاویز رکھیں گے، جن کی مدد سے اس خراب نظام کے آگے بند باندھنا شاید ممکن ہو سکے گا، جس کی وجہ سے کراچی میں ہر رنگ و نسل اور زبان بولنے والے اپنی نئی نسل کی تباہی کا خوف بجا طور پر محسوس کر رہے ہیں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یار باقی صحبت زندہ، امریکہ و پاکستان زندہ باد۔